ओके, सो अप टू लास्ट क्लास हमने पेंडुलम कंप्लीट कर लिया था। पेंडुलम हम कंप्लीट कर चुके थे अप टू लास्ट क्लास। सिंपल पेंडुलम हो गया था। टाइम पीरियड हमने सिंपल पेंडुलम का कैलकुलेट किया था। दिस वाज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें कई तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स जस्ट टाइम बचाने के लिए मैं थ्योरी में ही डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये कहता है कि पेंडुलम को, इसको ना क्वेश्चन ही लिख देते हैं, मैं अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में कह देता हूँ। कहता है सिंपल पेंडुलम लिया और उसे आपने एक बॉक्स में रख दिया। अब इस बॉक्स को लिफ्ट मान लीजिए, इस बॉक्स को आप ऐसे कह दो कि ये लिफ्ट है, या आप कह दो कोई कैरेज है, कार है, ट्रक है, उसके अंदर ये पेंडुलम रखा हुआ है। मास ऑफ द बॉब इज m, लेंथ is l. So a simple pendulum plays in a box. तो सिंपल पेंडुलम को आपने एक बॉक्स में रख दिया। Calculate its time period when box falls apart. इसको टाइम पीरियड चाहिए जब बॉक्स एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली तो जब ये बॉक्स हॉरिजॉन्टली जाएगा तब आपको इसका एक्सेलरेशन चाहिए। गुड इवनिंग मेत्री। पहले हॉरिजॉन्टली से पहले एक्सेलरेट अपवर्ड्स। वर्टिकली अप जा रहा है बॉक्स, एक्सेलरेट वर्टिकली डाउन, एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली। ये 3 तरह के। और फिर है एक फ्री फॉल। वर्टिकली के बाद ना फ्री फॉल कर लेते हैं। सॉरी, बहुत खराब हो गया। वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली, और इसी में फ्री फॉल लिख देते हैं। आपको डिसाइड करना है इन सारे केसेस के अंदर टाइम पीरियड क्या होगा। सो देखिए, अब अगर जिस जगह आपका सिंपल पेंडुलम है वो मूव करना शुरू कर दे तो हम जी की जगह जी इफेक्टिव यूज करते हैं। ये होता है ना 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। जी की जगह हम जी इफेक्टिव यूज करेंगे। ये जी इफेक्टिव मैं आपको पहले भी यूज करा चुका हूं जब हमने फ्लूइड पढ़ा था। जब फ्लूइड एक्सेलरेट वगैरह करता है तो हम जी इफेक्टिव यूज करते हैं। फ्लूइड के केस में भी सिखा चुका हूं आपको ये चीज। जब ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों एक्सेलरेशंस ऐड हो जाएंगे। जी इफेक्टिव हो जाएगा इट्स जी माइनस माइनस ऑफ इट। अगर इधर जाएगा तो आप इसे लिखेंगे जी माइनस माइनस ऑफ इट। जी प्लस इट। ये जी एक्ट कर रहा था, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा था, जी माइनस माइनस ऑफ एट जी प्लस एट। तो इसको यहाँ रख दिया आपने। सो दिस इज 2 पाई
अब्दुल्ला ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है यार, जी इफेक्टिव ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये ऊपर जा रहा है ना, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी इफेक्टिव है। अगर आपको याद हो, हमने लॉस ऑफ मोशन में किया था, नॉर्मल रिएक्शन अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ये आता था एम जी प्लस, तो ये जी प्लस ए इज जी इफेक्टिव। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो जी इफेक्टिव इज जी, बॉडी ऊपर नीचे जा रही है तो हमने एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन मान लो, जी नीचे था बॉडी ऊपर जा रही है, तो रिलेटिव जी माइनस माइनस ए हो जाएगा। डाउनवर्ड्स में पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड्स में नेगेटिव ले रहा हूँ, तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा एल बाय जी प्लस। अब इसी केस में 2 पाई एल स्क्वायर बाय जी थीटा। अरे नहीं यश भाई, लास्ट कल मैंने टाइम पीरियड कहाँ छोड़ा था, टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन लिखा था? अच्छा आप लोग बोल नहीं सकते अभी, okay. हाँ जी। सर वही सर जो आपने लिखा है वहाँ। यश, जो आप ये तुम कुछ गड़बड़ लिख रहे हो क्या? टी 2 पाई तुम लिख रहे हो रूट ओवर एल स्क्वायर बाय जी थीटा। नहीं यार, देखो यश, ये आया था ना, टॉर्क आया था एम जी एल थीटा, तो एम जी एल था तुम्हारा के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा था एम एल स्क्वायर, तो जो हमने रेशियो लिया था एम से एल, एल से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, के में थीटा तो आता ही नहीं है ना, 2 पाई रूट ओवर आई बाई के, तो एम एल स्क्वायर था, नीचे एम जी एल था, तो कैंसिल होकर सिर्फ एल बाई जी बचा था। ठीक है यश, आपने शायद कुछ गलत नोट किया। यस सर। अच्छा, अब देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है इट्स गोइंग वर्टिकली डाउन, इफ इट इज गोइंग वर्टिकली डाउन देन योर जी इफेक्टिव इज जस्ट जी माइनस। सो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। तो आप लिख सकते हैं यहां से टाइम पीरियड आ गया, इट्स 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी माइनस। थर्ड, फ्री फॉल। भाई फ्री फॉल में ए जी के इक्वल हो जाता है। नहीं अब्दुल्ला, अगर आप किसी ऐसे सिस्टम में हैं जो सिस्टम एक्सिलरेट कर रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जा रहा है, वहां जी इफेक्टिव आप यूज करेंगे, और जी इफेक्टिव आप ऐसे निकालते हैं, जी इफेक्टिव इज जी वेक्टोरिकली, है ना, माइनस ए। अब वो वेक्टोरिकली क्या एंगल होगा उस पर डिपेंड करता है, वैल्यूज कैसे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फ्री जी फॉल इफेक्टिव में, यूज क्यों कर रहे हैं? हाँ, जी इफेक्टिव क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपका ये जो बॉक्स है वो बॉक्स रेस्ट में नहीं है ना, जब ये रेस्ट में था तो जो एक्सिलरेशन बॉक्स आपके पेंडुलम पर एक्ट कर रहा था दैट वाज ओनली जी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी। लेकिन अब जब ये बॉक्स ऊपर जाएगा तो इस पेंडुलम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ सूडो फोर्स भी तो काम करेगी, ऐसी होगा ना, ऊपर एक्सिलरेशन। यस सर, गॉट इट। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, इट्स 2 पाई रूट ओवर एल बाय ए को जी लिख दो, तो ये तो 1/0 आ गया जो इनफाइनाइट। तो फ्री फॉल में जो टाइम पीरियड होगा दैट टाइम पीरियड विल बी इनफिनिट, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता चला जाएगा। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब है पेंडुलम जाकर रुक जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ की जगह नहीं इतना लिख लो, फिर फोर्थ वाला भी देखता है। ए की जगह ना मैंने मेत्री यहां पर जी रख दिया,
तो जी और जी तो इक्वल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर तो 0 आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है, फ्री फॉल का क्या मतलब है? नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी। अब्दुल हन्नान, हो रहा है? समझ में आ रहा है? यार तुम आजकल रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्या मसला है? क्या पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ गया क्या? दो डिग्रीज होती हैं, एक बीटेक होता है 4 इयर्स का, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होती है 12th एटलीस्ट, और एक डिप्लोमा होता है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो जो कॉलेजेस, जो इंस्टीट्यूट्स डिप्लोमा कराते हैं उन्हें पॉलिटेक्निक कहते हैं। तो जस्ट आफ्टर क्लास 10th आप 3 इयर्स डिप्लोमा कर सकते हैं। तो सर सर हाँ 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 हाँ, दादाजी की बात है। तो जिन स्ट्रीम्स में आप बीटेक करते हैं उन्हीं सारी स्ट्रीम्स में डिप्लोमा भी होता है, बट फिर डिप्लोमा के बाद आपको 3 साल का बीई करना होता है। हाँ मैत्री, बीटेक में मैथ्स कंपलसरी। सर हाँ, टाइम पीरियड इंफिनिटी आने का क्या मतलब हुआ? इन्फिनिटी आने का मतलब हुआ कि ये जहां गया ना पेंडुलम, वही रुक गया, आएगा ही नहीं। कितने टाइम बाद आएगा? जमानों कभी आएगा ही नहीं। तो इन्फिनिट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर रुक जाएगा ही, कभी नहीं आने वाला, इनफाइनाइट होगा। सर इन्फिनिटी है पर स्टिल हम इस टाइम पीरियड को नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते ना। यार इन्फिनिटी ना, ये बहुत बड़ी बहस है मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले की। इन्फिनिटी इज वेरी वेल डिफाइंड नंबर। वेल डिफाइंड नंबर। अब्दुल्ला, आपका जो सिलेबस है ना, वो तो जस्ट फर्स्ट बुक है। वो सिलेबस तो हम बहुत पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 30th तो हमारा टारगेट है फुल सिलेबस खत्म करना। आपके स्कूल में भी तो सेकंड बुक स्टार्ट भी नहीं हुई, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो आपका जो पोर्शन है, जो सिलेबस आपके स्कूल का, तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत पहले। चलिए थोड़ा सा काम कर लें। आज का टारगेट है एसएचएम खत्म करना। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव। अब अगर ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, गुड अनुभव, तुम लोग अच्छे बच्चों, बस अच्छे आते हैं। बस यार ऐसे ही मेंटेन रखना बोर्ड्स तक और एंट्रेंस में, कैरियर सेटल्ड हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर नवंबर तक भी तुम्हारा ऐसे ही रहा ना स्कोर, अनुभव, कैरियर सेटल्ड हो जाएगा। अगर आप इंडिया में हो और आप नीट क्रैक कर लेते हो मोर देन 650, अराउंड 650, या आप जेई क्रैक कर लेते हैं विद अ गुड रैंक, मतलब आपका कैरियर सेटल्ड हो गया। और भीड़ से आप बिल्कुल अलग होके खड़े हो जाएंगे। फिर आप इंडिया के एलीट्स में से, जो इस एज में करना बड़ा आसान होता है। सिर्फ 2 साल का डिसिप्लिन काम चाहिए कि आप टाइमली कर रहे हो। सो दिस इज जी एंड दिस इज ए। अभी जब परपेंडिकुलर है ना, तो जब आप जी इफेक्टिव लोगे, देखो जी इफेक्टिव इज बेसिकली जी माइनस ए। अब आप सबको सिखाया था मैंने, अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो ये आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab cos 90। तो जी इफेक्टिव आ गया, इट्स रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको यहाँ रख दीजिए, 2 पाई रूट ओवर एल बाय रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए। ये टाइम पीरियड है अगर ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है। इसमें बता दो मुझे, कोई परेशानी है किसी को?
दिव्यांशी, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए लिख लीजिए। रब कर दूं इसको? यस सर। एक और क्वेश्चन दे देता है पेंडुलम पर, कहता है कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ नॉट टाइम पीरियड, सॉरी, Sir, यस शिवराज, कनेक्ट हुआ अब तुम्हारा? sir, I guess I'm having some net issues in this game. So I'm joining from some other device. तो एक बार वो युवराज, मैं प्रॉपर्ली आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई गेस आप यही कह रहे हैं कि लास्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। जी सर। जस्ट हमने सिंपल पेंडुलम स्टार्ट किया और उस पर भी कुछ केसेस कराए। सर नहीं from some other device तो उस चक्कर में नहीं देखा होगा सर, स्क्रीन शेयर में हो। एक मिनट युवराज, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, तो मेरे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना समझ में आ रहा है शायद आपको स्क्रीनशॉट चाहिए पूरे क्वेश्चन में। यहाँ से मैंने शुरू किया, ऐसे लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। युवराज जरा टाइप करके बता दो, हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ युवराज, हुआ? यस, length of seconds pendulum. So seconds pendulum simply means a pendulum having a time period of 2 seconds. सेकेंड पेंडुलम्स का मतलब है अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, इसे आप सेकेंड्स पेंडुलम कहेंगे। सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो इंस्टेड ऑफ टी आप 2 रख दीजिए, इट्स 2 पाई रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई जी। सो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 is pi root over L by G. You can take roots on both the square on both the sides. So 1 is pi square L by G. और आप यहाँ से L लिख सकते हैं, it's G by pi square. G is 9.8, pi square भी 3.14 का स्क्वायर है, ये भी ऑलमोस्ट 9.8 आता है। So 9.8 by 9.8 gets cancelled out. Your L comes out to be 1.
अब्दुल्ला, सेकंड्स पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है ताकि टाइम पीरियड 2 सेकंड्स हो जाए। 2 सेकंड्स में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, दैट सेकंड्स पेंडुलम। इतना लिखो। इतना लिखिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है डैम्ड और अनडैम्ड ऑसिलेशन, उस पर आते हैं। मैं रब कर दूं ये? फ्री ऑसिलेशन। देखिए, अब ये जो पोर्शन मैं आपको करा रहा हूं ये ज्यादातर जगह स्किप कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन सिलेबस का पार्ट है, कैलकुलेशन नहीं, बट एंट्रेंसेस में सब आता है तो हम इसे डिटेल में लेके चलते हैं। कई लोग कहते हैं जितना पोर्शन हो गया एसएचएम वहां खत्म हो गया, बट ये भी एक पोर्शन एसएचएम का हमारा। तो फ्री ऑसिलेशन समझिए। फ्री ऑसिलेशन का मतलब है ये वो ऑसिलेशन है जिसमें बाहर से आप कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। सो दिस इज ऑसिलेशन without any external periodic force। तो वो ऑसिलेशन इसमें आपने कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं अप्लाई करी है। तो फ्री ऑसिलेशंस में सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। System oscillates with its own natural frequency। That's free oscillation। अब फ्री ऑसिलेशंस में आप फर्दर दो डिवीजन्स कर सकते हैं। डैम्ड ऑसिलेशन हो सकता है, अनडैम्ड ऑसिलेशन हो सकता है। तो पहले समझिए अनडैम्ड ऑसिलेशन का क्या। देखिए, अनडैम्ड ऑसिलेशन का मतलब है आपके सिस्टम में फ्रिक्शन टाइप कोई फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो होगा कि अगर मैं पेंडुलम भी ले रहा हूं और इसने ऑसिलेट करना शुरू किया तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी डैम्पिंग फोर्स, उसको कहते हैं डिसिपेटिव फोर्सेस, आपका सिस्टम हमेशा एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, व्हिच इज नोन एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इन एब्सेंस of external force, oscillates with constant amplitude। So in the absence of external force, the system oscillates with constant amplitude and frequency। एक्सटर्नल डिसिपेटिव लिखो तो वो ज्यादा बेटर है। डिसिपेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है लाइक फ्रिक्शन। अगर आपके सिस्टम में फ्रिक्शन जैसी फोर्सेस नहीं है तो हमेशा एक बार आपने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ हमेशा ऑसिलेट करता रहता है। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे इसका, तो ये हमेशा
Yes, Casper. Dissipative forces are all non-conservative, but all non-conservative forces are not dissipative. All dissipative forces, Caspel, are non-conservative. Like friction, वो forces जिनकी वजह से energy में loss हो जाए, उन्हें dissipate करते हैं. So this is time, and this is amplitude of oscillation. So देख रहे हैं आप, amplitude of oscillation constant है. अगर amplitude of oscillation constant है, तो आप इसे कहोगे this is, यहाँ भी देखिए, amplitude of oscillation constant है. अगर amplitude of oscillation constant है, तो इसे आप कहेंगे this is undamped oscillation. Damped oscillation में क्या होगा? Damped oscillation में dissipative forces नहीं होंगे, dissipative forces present होंगे, like friction है. आपने एक पेंडुलम लिया, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, धीरे 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 इसका ऑसिलेशन डाई आउट कर जाएगा. तो आप यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व. यहां सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व. यहां पर in presence of dissipative forces, like friction, amplitude of oscillation decays. Energy is not conserved. It is dissipated as heat. Dissipated as heat. So अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये टाइम के साथ साथ डिके करता चला जाएगा. तो ऐसे ये टाइम के साथ डिके कर जाता है. दिस इज टाइम एंड दिस इज एम्पलीट्यूड. तो ये आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन. इक्वेशन और देख लेते हैं. अब्दुल्ला, टाइम पीरियड भी चेंज होगा. डैम्पिंग में टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और एम्पलीट्यूड भी ग्रेजुअली डिके करता चला जाएगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी बट कांस्टेंट रहेगी. टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा बट एम्पलीट्यूड डिके करता चला जाएगा और फाइनली गिर जाएगा. अभी इससे रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस करो. जी सर, वो अनडैम्प्ड फोर्सेस में फ्रिक्शन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का इंटरनल फ्रिक्शन कह रहे हैं ना, नहीं होगा. पर अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दो पेयर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बीच में होगा, तो एनर्जी वैसे तो कंजर्व होगा, पर उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए ना सर, कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो होना चाहिए, इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग तो जब हम कहते हैं ना डिसिपेटिव फोर्सेस एब्सेंट है अनडैम्प में, दैट मींस वो डिसिपेटिव फोर्सेस ना तो इंटरनल होनी चाहिए, मींस आपने दो ब्लॉक्स ले लिए, इन दोनों के बीच में भी कोई फ्रिक्शन ना हो, ना एक्सटर्नल होनी चाहिए. ऐसा भी ना हो कि एक सरफेस है, सरफेस और इसके बीच में फ्रिक्शन. कहीं भी डैम्प डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होनी चाहिए. इनके बीच में भी हुआ तो उन फोर्सेस की वजह से फोर्सेस विल कैंसिल आउट, लेकिन आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा. वो जो हीट की फॉर्म में वेस्ट हुआ उसे दोबारा आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो तो वेस्ट हो गया, तो एनर्जी कंजर्व नहीं रही. अब फिर बताइए क्या. सर, अगर इसके
अगर इसी दो ब्लॉक के लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में दो वॉल्स लगाएंगे और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों वॉल्स तो उसी बॉल के ऊपर वर्क तो करेंगे ना। तो अगर और साथ ही अगर उनके बीच में नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स ना होगा तो कंजर्व्ड है और उसके बीच का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। आप कह रहे हैं यहाँ मैंने दो वॉल लगाई है ना? Yes, yes. और बॉल इन्हीं दोनों के बीच में कोलाइड होके वापस आता चला। बिल्कुल वापस जा रही है। और आप कह रहे हैं बीच में कहीं भी कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कोलिजन विल बी इलास्टिक, है ना? Yes, sir. तो आपका हाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या हमेशा इन दोनों नहीं sir, वो तो है पर यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है ना सर। हाँ एनर्जी कंजर्व है सर मैकेनिकली। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क तो कर रहा है ना सर। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर डिसिपेटिव नहीं है तो उससे तो फिर चलेगा। आपकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल फोर्स आपकी नॉन डिसिपेटिव हो जाए तो एनर्जी में लॉस होगा। यस ओके सर। डैम्प में मेत्री एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। कंजर्व वर्ड यूजुअली मोमेंटम और एनर्जी के लिए यूज करते हैं, तो कंजर्व नहीं कांस्टेंट बोला। टाइम पीरियड वो नहीं होगा जो अनडैम्प में था, चेंज हो जाएगा बट कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो नहीं रहेगी जो पहले थी बट कांस्टेंट हो जाएगी। युवराज अब ऑडिबल है? सर आई डोंट नो व्हाई मेरे फोन से नहीं कनेक्ट हो रहा था, लैपटॉप से हो गया। तो फोन से स्क्रीनशॉट ले रहा था ना, तो उस चीज से वो दिक्कत आ गई। चलिए इसको मैं रब कर दूं, फिर सब लिख चुके हैं सर जी। सर वो आपने सर आखिरी लाइन क्या लिखी, आप एक बार। एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इट इज डिसिपेटेड एज हीट, और बस ओके एनर्जी। तो मेरा इससे जो प्रीवियस पेज था वो मिस हो गया था थोड़ा। इससे पहले का तो ये है, इसका ले लीजिए, ये था। सर इससे पहले भी वो तो गया, हो गया है। थैंक यू सर। मैं आज से स्लाइड्स बनाऊंगा तो उसमें कम प्रॉब्लम होगी। सर पता नहीं नेटवर्क के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया। नहीं नहीं, अब मेरी एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी हो सकती है, जो भी आप फोर्स अप्लाई करें ना बाहर से वो एक्सटर्नल है। अगर वो फोर्स फ्रिक्शन है तो डिसिपेटिव होगी, है ना? अगर वो फोर्स मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉन डिसिपेटिव। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई करी हुई फोर्स। डिसिपेटिव का मतलब वो फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाए, जैसा कि फ्रिक्शन हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट एक स्लाइड, सर इससे पहले वाली स्लाइड, ये इससे पहले ये आगे बढ़ो हमारे इसमें। नहीं यश, damped oscillation is इससे लिख लिया। damped oscillation is also SHM but with a continuously decaying amplitude. SHM वो भी है, decaying amplitude। तुम्हें दिखेगा SHM की इक्वेशन आएगी, बस एक तुम्हें डैम्पिंग वाला फैक्टर दिखेगा। तो damped oscillation को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हाँ दिशा उसे मान सकते हैं, बट वो
डैम्ड है ना, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है, वो डैम्ड है। असल में वहां ना कॉन्टिन्यूसली विंड सप्लाई चाहिए होती है, तो विंड बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रही है जो उसे ऑसिलेट करा रही है। तो विंड चाइम्स जो है उसको एग्जैक्टली वो फोर्स ऑसिलेशन हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, क्योंकि ये जो डैम्ड है ना इसमें तो आपने एक बार बाहर से फोर्स अप्लाई कर दी और छोड़ दी, लेकिन वहां तो जिनकी बात आप कर रही हो तो कॉन्टिन्यूसली विंड मूव करा रही होती है, तो वो डैम्ड और अनडैम्ड नहीं, वो फोर्स्ड ऑसिलेशन हम डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम्पल। सो देखिए यहाँ आपने क्या किया, एक लिक्विड लिया, कुछ विस्कोसिटी है, और इसमें आपने एक बॉडी डाल दी, भाई ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है। तो लिक्विड में विस्कोसिटी है तो इसके ऊपर एक डैम्पिंग फोर्स एक्ट करेगी, स्प्रिंग मान लो इसे, स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है तो यहाँ पर एक डैम्पिंग फोर्स जरूर एक्ट कर रही है। तो यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है ऑन स्प्रिंग, उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस ऑफ के एक्स होगा, ये तो होता ही है एसएचएम में, डैम्पिंग की वजह से एक माइनस बीवी और आ गया, इसे आप लिखते हैं डैम्पिंग फोर्स। अब ये जो डेरिवेशन मैं करा रहा हूं, ये आपसे डेरिवेशन कभी कोई नहीं पूछेगा, इसका फाइनल रिजल्ट काम का होता है, बट मैं चाहता हूं कि आप जानते हो एटलीस्ट, जहां तक मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। इसकी कैलकुलेशन में कुछ ऐसी चीज आएंगी जो आपको नहीं सिखाई गई है, तो वहां से तो मैं डायरेक्ट ले लूंगा, लेकिन जहां तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहां तक लेकर जाते हैं। तो एफ इज माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी, ये बीवी जो है डैम्पिंग फोर्स। अब मैं एक पर्टिकुलर तरह की डैम्पिंग फोर्स ले रहा हूं जिसे मैं बीवी कह रहा हूं, बी इज सम कांस्टेंट, बी को कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, एंड वी इज वेलोसिटी। और ये अलग अलग तरह के सिस्टम्स के लिए एक्सप्रेशन अलग हो सकता है आप कोई सिस्टम लें जिसमें बी वी स्क्वायर हो जाए। सो एक पर्टिकुलर टाइप का मैं वो सिस्टम ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने एक जगह लाइन लिखी हुई है, तो मैं उस सिस्टम को लेकर पूरा सॉल्व कर लूंगा। आप इन सारी चीजों को लेफ्ट में ले आइए, तो एफ प्लस के एक्स हो जाएगा प्लस बी इंटू वी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। आप वैल्यू रखते चले जाइए, तो देखिए फोर्स जो होगा, फोर्स है एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, वी है डी एक्स ओवर डी टी। जब आप वैल्यूज रखेंगे, दिस इज एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू। इस पूरी इक्वेशन को आप m से डिवाइड कर दीजिए। जब आप पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे, देन दिस इज d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर प्लस k बाय mx प्लस b बाय m dx ओवर dt इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन। अब देखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इक्वेशन यहां खत्म हो जाती थी, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ना, दैट इज ड्यू टू डैम्पिंग। ये बेसिकली डैम्पिंग शो करेगी। इस इक्वेशन के आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं नहीं सिखा सकता, मैंने इवन एसएचएम में भी आपको नहीं सिखाया था। इसको जो सॉल्व करोगे, तो ये x आ जाएगा, इट्स a e to the power minus bt by 2m cos omega prime t plus 5 नॉट। तो अगर आप ढंग से देखो तो जो आपने एसएचएम पढ़ा था उसमें a था, cos omega t plus 5 था, ये टर्म नहीं थी। ये जो टर्म आई है, ये टर्म बेसिकली डैम्पिंग शो कर रही है, ये डैम्पिंग शो कर रही है। और यहां जो ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले होती थी k बाय m, अब k बाय m के साथ एक और टर्म आ जाएगी b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर।
तो ये भी जो टर्म आ रही है इट्स ड्यू टू डैम्पिंग। तो अगर आप ढंग से देखें तो के एम बी एम सब कांस्टेंट है, लाइक एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई, लेकिन सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो अब भी है लेकिन चेंज हो गई। पहले के बाय एम होती थी, अब के बाय एम माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हैं, इट्स 2 पाई बाय ओमेगा। सो डैम्पिंग की वजह से यहाँ इफेक्ट पड़ा, इक्वेशन में यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, एक e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2n की टर्म आ रही है। इसे लिखिए, फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। सर यस सर वो एक स्फेरिकल बॉल इसी तरह विस्कोसिटी होने वाले लिक्विड में अगर मूव करे तो 6 बाई eta RV वहां पर डैम्पिंग फोर्स होगा। एग्जैक्टली। सो ये जो b है ना कैस्टल, दैट b इज एग्जैक्टली दैट 6 पाई eta r। ओके अगर आप स्फीयर ले लो ना, देन दिस b इज दैट 6 पाई eta r। इतना लिखिए। Sir, जी सर आप ये लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कहां से? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। लास्ट वाला क्या हुआ? तो पूरा ही हुआ। ये यहाँ से। यस सर। मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ जिस सिस्टम में एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है। इस स्प्रिंग को मैंने लिक्विड में डाल दिया। अगर मैं इसको लिक्विड में ना डालता, कोई फ्रिक्शन नहीं होती, स्प्रिंग को एक बार खींच के छोड़ दो, हमेशा ऑसिलेट करती रहती। लेकिन मैंने इसे लिक्विड में डाला। लिक्विड कुछ विस्कोसिटी दे रहा है, विस्कोसिटी की वजह से डैम्पिंग काम करेगी, रुक जाएगा। भाई अगर तुम पेंडुलम लो माइनस में एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दो, हमेशा ऑसिलेट करता रहता है या रुक जाता है? क्या होता है रानी? अगर एयर में फ्रिक्शन हो रही है उसके साथ हाँ, मुझे सिर्फ ये बता दो, रानी खेत में रुक अगर जाता है। रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन की वजह से। Good. तो यहाँ भी एयर फ्रिक्शन का काम लिक्विड कर रहा है, लिक्विड विस्कोसिटी दे रहा है जिसे लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं, और ये ऑसिलेट करेगा और रुक जाएगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी स्प्रिंग पर, दैट्स माइनस ऑफ kx माइनस ऑफ, ये तो माइनस ऑफ kx तो नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डैम्पिंग फोर्स है जो लिक्विड की वजह से, जिसे आप फ्रिक्शन कह रहे हैं, उसे मैं यहाँ पर विस्कस फोर्स कह रहा हूँ। माइनस में बताओ कितना हुआ? सर तो आपके पेंडुलम की वो फोर्स है जिसकी वजह से आपका पेंडुलम रुक जाता है। यहाँ जो b आया, दैट्स अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज डैम्पिंग कांस्टेंट और v वेलोसिटी। इसे लेफ्ट में लिए और प्लस kx प्लस bv इक्वल टू 0 हो जाएगा। फोर्स को लिख सकते हैं ना मास इनटू एक्सीलरेशन। यस सर। तो एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ये भी हमने काइनेमेटिक्स में सीखा, कई बार यूज किया। dv ओवर dt लिख सकते हैं, v और इसको d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। तो ये Yes, वेलोसिटी तो आप जानते हैं dx ओवर dt होता है। तो यहाँ इस v की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, f की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये तो हमने पहले भी सॉल्व करी है, तो एसएचएम की नॉर्मल इक्वेशन। एक्स्ट्रा जो टर्म आ रही है दैट्स डैम्पिंग। तो मैं हर स्टेप में बता रहा हूँ कि डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग वाली टर्म कौन सी, डैम्पिंग नहीं जिसकी वजह से रुक जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं होता, फिजूल की कैलकुलेशंस होंगी अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखाऊं। मैथ्स में सीखोगे अगले साल। तो ये सॉल्यूशन आ गया a e टू द पावर माइनस bt बाई 2m cos ओमेगा प्राइम t प्लस फाइव। ये जो टर्म देखो a cos ओमेगा t प्लस फाइव तो पहले भी था। ये जो टर्म आ रही है ना, ये है डैम्पिंग वाली टर्म। ये वो टर्म है जिसकी वजह से तुमने कहा था पेंडुलम रुक जाता है ना, तो वो मैथमेटिकली यहाँ दिख रहा है, वो एयर फ्रिक्शन, वो विस्कोसिटी, वो मैथमेटिकली यहाँ दिख रही है। और ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है k/m माइनस b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर।
बताइए, क्लियर है ना? सर यस मिथिल सर वो ओमेगा प्राइम है ना? जी, ओमेगा प्राइम। ओके सर लास्ट टाइम जब एसएचएम में सेम इक्वेशन सॉल्व कर दी तब x की दो वैल्यू आई थी, एक साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट और एक कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। यहाँ पे दो क्यों नहीं आ रही फिर? यहाँ भी दो आएंगी, मतलब मैं तो मान के चल रहा हूँ आप इतने समझदार। आपको पता है ना साइन या कॉस एक ही चीज थी, फाइ नॉट का ही तो फर्क था। यस सर। कॉस से कर सकते हैं वो काम साइन से, साइन भी आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन आएंगी, मैंने कोई एक लिख दी है, दोनों आएंगी। और हमेशा टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसी होगा, शुरू में दोनों लिखेगा फिर एक लिखना शुरू कर देगा, मानते हुए कि बच्चा भी समझ गया है ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज। फाइ नॉट चेंज कर दो, एक बन जाए, पाई बाय 2 का फर्क। यहाँ तक हो गया? यस सर। कुछ चीजें और देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, आपकी मर्जी है, आप अगर रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी आपके स्कूल में बहुत कम चांसेस होंगे कि ये पोर्शन डिस्कस होगा। है ये एनसीईआरटी में, ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर, लेकिन ज्यादा लोग स्किप करते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जहां बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़े। एम्पलीट्यूड जो होगा डैम्ड ऑसिलेशन में, वो एम्पलीट्यूड ऐसे लिखेंगे, a to the power minus of b by 2। ये एम्पलीट्यूड है, a प्राइम इज a e to the power minus b by 2। This is the amplitude in damped oscillation। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं ना, t इक्वल टू 0 पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा a प्राइम इज a पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर 0 तो हो जाएगा। इनिशियली एम्पलीट्यूड ये था, फिर धीरे धीरे डिके करता चला जाएगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ t वर्सेस एम्पलीट्यूड का, तो दिस इज t इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड a था, ग्रेजुअली ये एम्पलीट्यूड गिरता चला जाएगा और जाकर ये 0। ये फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का हो गया कि पहले एम्पलीट्यूड ए था, ए को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, फिर ग्रेजुअली ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिके करता है। एम्पलीट्यूड के बाद आप यहाँ एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, भाई एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। भाई देखो यही था क्या टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन? यस सर। अब a प्राइम आपको पता है a e टू द पावर माइनस bt बाई 2, सो ये e प्राइम आ जाएगा, इट्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू उठा के रख दो, ये आ गया a e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाई 2m का होल स्क्वायर। सो ये आया e प्राइम इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ bt। भाई जब आप स्क्वायर करोगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, इट्स 2 विल कैंसिल दिस 2 एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट m, सो दैट्स योर e प्राइम, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर माइनस bt। e is exponential function, yes, e is exponential function। जैसे आप लिखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शंस होते हैं, ऐसी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज हम आगे देखते चले जाएंगे। ये आ गया एक्सप्रेशन। हाँ, k को m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना मित्र, k इज m ओमेगा स्क्वायर, तो वहां से आता है। ठीक है, k m ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ भी अगर एनर्जी में t इक्वल टू 0 कर दूं तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी SHM की, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 is 1,
सो ये आ गई आपकी एनर्जी और इससे मैं ई कह दूंगा, मैक्सिमम एनर्जी. सो दिस ई इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. दिस इज मैक्सिमम एनर्जी कि इनिशियली एनर्जी इतनी थी, फिर टाइम के साथ ये डिके करने लगी. तो अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप लिख सकते हैं कि ई प्राइम हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बी टी बाई. पहले एनर्जी मैक्सिमम थी, फिर टाइम के साथ डिके करेगी. ग्राफ अगर प्लॉट करें, दिस इज टाइम एंड दिस इज एनर्जी. इनिशियली एनर्जी ई थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एनर्जी डिके करती चली जाएगी. इतना लिखिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं. एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, बस खत्म. क्या यस, क्या ई का कुछ अपना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है? हाँ, ई का होता है कुछ 2.17, जैसे पाई होता है ना 3.14 समथिंग, Yes, ऐसे ये पूरा ई होता है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये, जिसे तुम साइन थीटा कॉस थीटा कहते हो ना, yes. मतलब तुम ई की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो बस टाइम नहीं होता इसलिए डिस्कस कर रहे हैं. सब साइन कॉस टैन कॉट सब ई की टर्म्स में आ जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है. न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 2.17 समथिंग आती है. नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जस्ट लाइक पाई. अगर ये क्या कहते हैं ई का खुद का वैल्यू होता है तो फिर इसे फंक्शन क्यों कहते हैं? रीजन ये क्योंकि ये बिहेव बहुत अच्छी तरह से करता है, मतलब इसी से हम लॉग बनाते हैं. इट्स अ वेल बिहेव थिंग. आप एक टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट भी करना शुरू कर देता है. सारा खेल तो नंबर्स का है ना, कि वो नंबर हम कैसे ले रहे हैं. लाइक इसका स्क्वायर आपको एक परफेक्ट रूट दे देता है 4 का, अच्छा लेकिन वैसे आप ले तो परफेक्ट रूट नहीं आएगा. सारा खेल न्यूमेरिकल वैल्यूज का है. तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी आती है कि बिहेव करता है, वेल बिहेव करता है. पूरा लॉग इसी पर तो खेलते हैं. जो नेचुरल लॉग आप लिखते हैं वो सारा का सारा इसी पर. सर यस, ये ई आता कैसे? जैसे पाई सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर से आता है, वैसे ये ई कैसे आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब एक्सपेंड करते हैं तो वहां की सीरीज से आता है. ये ज्योमेट्री से नहीं है. अगर ये ज्योमेट्री से आता है तो क्लास 10 तक आप पढ़ चुके हो. ये मैथ्स है आपके पास, यस सर. तो आप करेंगे इसको. तो एक्सपोनेंशियल आप जरूर करेंगे. अच्छा सर, अब कर दूं मैं? यस सर. यस सर. इसमें एक न्यूमेरिकल देखना. उस न्यूमेरिकल में जरा एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी. कुछ एक दो प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ. अगर ई Sir, last slide. अच्छा, मैं रब नहीं किया करूंगा, नई स्लाइड ले लिया करूंगा ताकि पीछे जाना आसान हो. अब इतना हो जाए बताइएगा मुझे, सर अब करेंगे. Answer. डाम में डिस्कस करते हैं सर. कुछ प्रॉपर्टीज में बता. देखो, पाई फंक्शन क्यों नहीं बनाता, ई क्यों फंक्शन बनाता है, वो तुम्हें यहाँ से दिखेगा. ऐसे बिहेवियर पाई में नहीं होते. ई टू द पावर ln x लोगे तो x आ जाएगा. लॉग लोगे अगर ई टू द पावर x का तो x आ जाएगा. और एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं log 2 ले रहा हूँ, log 2 की वैल्यू होती है 0.693. इसकी जरूरत पड़ेगी. ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें न्यूमेरिकल्स.
एक सिंगल न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी ने भी एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ इसमें, वो डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी सारी कहानी उस न्यूमेरिकल के लिए थी बेसिकली। रब कर दूं? यस सर। सो क्वेश्चन है, in a damped oscillator, m is equal to 200 gram, k is 90 Newton per meter, और डैम्पिंग कांस्टेंट जो है b, ये है 40 ग्राम पर सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, time taken, by amplitude to drop to half of its initial value. Time taken by mechanical energy to drop to half of its initial value. So देखिए, एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है, इसमें मास है 200 ग्राम, डैम्पिंग कांस्टेंट है 40 ग्राम पर सेकेंड। सो आप लिख सकते हो मास होगा 0.2 kg, damping constant 40 grams, so that's 40 into 10 raised to the power minus 3 kg per second. So ये 0.4 आ जाएगा kg per second. Spring constant जब आप लेंगे, so it's 90 Newton per meter. That's spring constant. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा प्राइम निकाल लो। ओमेगा प्राइम क्या होता है? रूट ओवर k by m माइनस b स्क्वायर बाय 4m। k m b सारी वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेकेंड पार्ट, यहीं से आप ओमेगा, देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट अलजेब्रा है, बार बार सॉल्व कैलकुलेट करना होगा, इसको आप कर लेना, टाइम पीरियड आ जाएगा। सेकेंड पार्ट से मैं सॉल्व करूंगा, इतना लिख लीजिए, इसे रब करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए मुझे जगह चाहिए अच्छी खासी, इतना लिख लीजिए, इतना हो जाए तो मुझे बताइए। भाई हुआ इतना? रब करूं इसे? यस सर। यस सर। सो देखिए सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में एम्पलीट्यूड देखो, इनिशियल एम्पलीट्यूड ए था ना, a e⁻⁻ -of bt/2। दिस इज योर इनिशियल एम्पलीट्यूड। मैंने करके भी दिखाया था कि ये t = 0 पर, ये करके दिखाया था यहाँ कहीं कि ये t = 0 पर एम्पलीट्यूड है, इनिशियल एम्पलीट्यूड। अब ये इनिशियल एम्पलीट्यूड तो टाइम के साथ डिके कर रहा है। कह रहा है वो टाइम बताओ जब ये एम्पलीट्यूड इसका हाफ हो जाए। कह रहा है वो टाइम बताओ जिसके ऊपर a प्राइम a/2 हो जाए। तो यहाँ सिंपल a प्राइम की जगह a/2 रख दी। सो a/2 हो गया, इट्स a e⁻⁻ -of bt/2, it gets cancelled out. So you have 1/2 is e⁻⁻ -of bt/2. So this is half is 1/e⁻bt/2. Reciprocal कर दीजिए। So yours 2 is e⁻bt/2. दोनों साइड log लीजिए। So log 2 is log e⁻bt/2. log से एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा। log 2 is it's bt/2. तो जहां भी आपको एक्सपोनेंशियल हटाने की जरूरत पड़े वहां आप लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी मैंने अभी कहीं थोड़ी देर पहले लिखी होगी। अरे कहाँ गया, रब कर दिया। तो ये आप लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये कहीं लिखा होगा ना, log of e⁻x। तो ये बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 2m into log 2, इट्स bt। t आ गया, इट्स 2m into log 2 by ये t आ गया। सो अगर मैं ये वैल्यूज रख दूं यहां पर, तो देखिए 2m कितना था, m था 0.2 और b था 0.4। तो 2 into 0.2 into log 2 by 0.4। अब आप कहीं जाकर अटकोगे तो इस वैल्यू पर, तो ये वैल्यू याद रखना, ज्यादातर जगह log 2 ही यूज करता है, और कुछ होगा तो बता देगा। तो t आ गया 0.4 से 0.4 कैंसिल हो गया, 0.693 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। थर्ड पार्ट आप मुझे करके दिखाओगे, वहां एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी इज e⁻ -of bt/m था। करके दिखाइए, वो आपसे कहता है वो टाइम निकाल, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी, जहां अटको वहां बताना। इतना करो और बताओ मुझे टाइम कितना लगेगा। ठीक है कैस्पल, सही कह रहे हैं आप।
सर जी सर ये ln2 है। ln जी ln2 है। नहीं तिशा गड़बड़ आ रहा है बच्चे, देखो एक 2 तो आप मिस कर रहे हैं, कहीं एक 2 है तिशा जिसे आप मिस कर रहे हैं, सेम नहीं आएगा। ना ना सब गड़बड़ कर रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो भाई। देखो ई प्राइम इज ई बाई टू, तो यहां पर अगर मैं ई बाई टू रख दूं, ई बाई टू इज ई, अच्छा चलो करो 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 करो, ना ना अरे 0.693 के आसपास कुछ आएगा। मानस एंड यस एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक करना, तुमने कहीं डेसिमल तो नहीं मिस किया दोनों ने? सर सर यस जी बताइए। सर बी तो 0.0 आएगा ना? अच्छा तो मैंने कुछ गड़बड़ मारी हुई है? यस सर, पहले वाले में 6.93 आ रहा है। हाँ, B मैंने गड़बड़ लिया हुआ है। B is 0.048. Yes, sir. 0.04. Right. तो इतना चेंज हो जाएगा ना 0.04, फिर ठीक है तुम दोनों का। मेरा ही 6.93 करो 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 तिशा करो, मेत्री ऐसे नहीं आएगा, जैसे मैंने लास्ट सॉल्व किया ना वैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और बाकी पब्लिक क्या कर रही है? अब्दुल अदनान, दिव्यांशी, आमना, आंसर। आमना आप कर रही हैं सॉल्व? यस सर। करी करी करो करो भाई, सॉल्व करो फिर बताओ क्या है। हाँ कैस्पल सही हो, जो मैंने गलती करी वो तुम रिपीट कर रहे हो बात। ठीक है मानस सब सही है। नहीं मैत्री गलत कर रही हैं आप एक 2 मिस कर रही हैं या 2 ज्यादा ले रही हैं, लास्ट न्यूमेरिकल और इसमें एक 2 का फर्क है। यस तिशा गुड, ठीक है सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो जब आप वैल्यूज रखोगे ना, सो e बाई टू इज e to the power minus bt by n. So this e will cancel with this e, so 1 by 2 is 1 by e to the power bt by n. Just take reciprocal, so this 2 is e to the power bt by n. You can take log on both the sides, so log 2 is, it's log e to the power bt by n. So log 2 is, log and exponential will cancel each other, you're left with just bt by n. So your t is m log 2 by b. बस ये 2 ही तो नहीं है। मास इज कितना है? मास है 0.2, log 2 is 0.693, b is 0.0, तो ये आ जाएगा 6.93 by 2 सेकेंड। इतना टाइम लग जाएगा, लिख लीजिए इतना।
भाई रब कर दूं इसे? फिर रब करूं? यस सर। नेक्स्ट है अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम में रिलेशन चाहिए। सो ये जस्ट रिलेशन है, मैं आपको रिलेट करके दिखा रहा हूं कि सर्कुलर मोशन और एसएचएम को रिलेट किया जा सकता है कि एटलीस्ट इक्वेशंस एक सी आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर मोशन एसएचएम हो गया, मैं बस दिखा रहा हूं यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसएचएम की इक्वेशन डिराइव करके रख सकते हैं। एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। SHM as a projection of uniform circular motion। देखो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपने बस मैं इतना दिखाऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंपोनेंट्स लूंगा और आपको देखने लगेगा कि SHM की इक्वेशंस आ रही है। भाई ये सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। t इक्वल टू 0 का पार्टिकल यहाँ है, ये इनिशियल फेज कांस्टेंट है विच इज फाई नॉट। किसी टाइम पर ये यहां आ गया, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसने कुछ एंगल कवर किया होगा, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। सो अगर आप ढंग से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आ जाएगा फाई नॉट प्लस थीटा। रेडियस इज आर, पाथ का रेडियस आप आर मान लीजिए। अब आप आर के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूं, ये आर है, ये एंगल है थीटा प्लस फाई नॉट। मैं आपसे कह रहा हूं आर का यहां कंपोनेंट लो तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस फाई नॉट। मैं आपसे कह रहा हूं आर का यहां भी कंपोनेंट ले लो, आप कहोगे ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस फाई नॉट। ये आर के कंपोनेंट्स हैं, तो मैं आर का एक कंपोनेंट ले रहा हूं एक्स के लॉन्ग, यहां पर ये आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस फाई नॉट, और एक यहां आ जाएगा विच इज आर साइन थीटा प्लस फाई नॉट। ये आर के कंपोनेंट्स आ गए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। वैसे आपने आर के कंपोनेंट्स ले लिए। अब ये जो कंपोनेंट्स अगर इसे ढंग से देखोगे, जो एक्स कंपोनेंट लिया है आपने, ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। अच्छा शायद अभी ना दिख रही हो, तो अभी दिखती है, थीटा प्लस फाई नॉट। भाई एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं ना आप सर्कुलर मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा इनटू टी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो एक्स आ गया आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये एक्स प्रोजेक्शन की इक्वेशन है। इसी तरह से आप y प्रोजेक्शन की जब इक्वेशन लिखोगे तो देखो y क्या था, r साइन थीटा प्लस फाई नॉट, तो आप यहां लिख सकते हैं थीटा इज ओमेगा टी। तो आप y को लिख सकते हो r साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो ये y की इक्वेशन हो जाएगी r साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये x एक्सिस पर प्रोजेक्शन है और ये आपका y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया ऐसे। सो दीज आर प्रोजेक्शंस ओवर x एंड y एक्सिस। हाँ जी, यहां तक बताइए, क्लियर है? तो इसी को मैं कह रहा था कि जब आप प्रोजेक्शंस लेंगे ना, तो ये प्रोजेक्शंस आपको एसएचएम की इक्वेशंस दिखेंगे। इतना लिख लो। अब इसमें एक चीज याद रखना, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज,
लाइक अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, तो अब देखो पहले अगर यहां था फाई नॉट, अगर पहले ये एंगल था फाई नॉट और पार्टिकल यहां आ गया, तो ये जो एंगल आया ये ओमेगा टी, तो आप लिख सकते हैं आपका x जो आ जाएगा ना, ये आएगा r साइन फाई नॉट माइनस ओमेगा टी। जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये बढ़ेगा नहीं, कम होगा, तो ख्याल रखिएगा क्लॉकवाइज में से नेगेटिव लेना होगा, फाई नॉट माइनस ओमेगा। चलिए इतना लिखिए, ये लास्ट टॉपिक था एसएचएम का। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ, मंडे से एक दो न्यूमेरिकल इस पे कर वेव स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम। फिर ये सर्कुलर मोशन अपने आप में एसएचएम में क्या? नहीं, मीन टू एंड फ्रो थोड़ी ना, एसएचएम के लिए तो टू एंड फ्रो होना जरूरी है। सर अगर हम मीन पोजीशन सेंटर को लें सर्कल की, और तब तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और अपोजिट डायरेक्शन में है पोजीशन के, तो होना नहीं चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो mv²/r होता है या n ओमेगा स्क्वायर होता है इस सेंस में। ये सब बट ये डिस्टेंस चेंज होता है ना एसएचएम में, जब टू एंड फ्रो होता है किसी के अबाउट, तो ये x चेंज होता है, सेपरेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ तो कांस्टेंट r वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, तो दोनों में से यस So, r वेरिएबल होता है ना एसएचएम में, but ये सब symmetry. चेंज होता है। जी यस मैत्री राइट। सर वो लास्ट वाला समझा दीजिए। देखिए अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा, भैया देखो ये था ना फाई नॉट, अगर ये पार्टिकल ऐसे जाना शुरू कर दे तो एंगल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? So, कम। पहले यहाँ था ना, पहले फाई नॉट था, अब यहाँ आ गया, कुछ कवर किया इसने, अब जो एंगल बचेगा वो तो कम हो जाएगा, इसीलिए प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अब इतना लिख लीजिए, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक लिखा सबने? सर हाँ जी ये लास्ट टॉपिक है आज का। जी दोबारा। सर ये आज का लास्ट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल आज का लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया, एसएचएम का लास्ट टॉपिक था खत्म, अब वेव स्टार्ट कर। ठीक है दिशा? सो ये लिख लिया, बस ये देखो ये जो क्लॉकवाइज में इश्यूज आ रहे हैं ना कि ये सर्कुलर पाथ है। एक मिनट सर। अच्छा अच्छा सर यस। सर सर्कुलर मोशन एसएचएम क्यों नहीं होता? एसएचएम के लिए जरूरी है ऑसिलेटरी होना, ऑसिलेटरी होने के लिए जरूरी है कि टू एंड फ्रो किसी मीन पोजीशन पर, टू एंड फ्रो तो नहीं। सर बट हम सर्कल पे किसी पॉइंट को ओरिजिन लेंगे। तो उस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ना, टू एंड फ्रो तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं होगा कि होता है कि मीन पोजीशन के आगे पीछे जा रहा है। इसलिए इक्वेशन जरूर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर से निकाल सकते हैं, बट एसएचएम है नहीं। अच्छा क्लॉकवाइज जो आप पूछ रही थी ना मैत्री की, ये क्यों नेगेटिव हो रहा है? So this is x axis, this is y axis, और ये ऐसे घूम रहा है, ये t इक्वल टू 0, और डायग्राम में दिख नहीं रहा था साफ साफ, यहाँ दिख, ये फाई नॉट, ये थोड़ा आगे आ गया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ओमेगा टी। तो ये जो बचा, ये कितना बच गया? फाई नॉट माइनस ओमेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा था जो भी एंगल्स होंगे वहाँ माइनस ओमेगा दिया जाएगा। एक्स प्रोजेक्शन में भी लिखा था आर कॉस फाई नॉट माइनस ओमेगा टी, वाई में भी लिखा था आर साइन फाई नॉट माइनस। बताइए क्लियर है? यस सर अब आ गया। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कंप्लीट हुआ, मंडे वेव स्टार्ट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा एक होमवर्क है आपके लिए, दो पर शॉर्ट नोट लिखना है, दो टॉपिक्स दे रहा हूं। एक है फोर्स्ड ऑसिलेशन
दूसरा इसी में आएगा रेजोनेंस। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मैं आपको करके दिखा पाऊँ। ये 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, आप लिख के रखो।